फ्रेंड्स, हिस्ट्री 360 की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 12 की ज्योग्राफी की बुक को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है द्वितीय क्रियाएं। और जो प्राथमिक क्रियाओं के ऊपर चैप्टर है उसको ठीक इससे पहले की क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, समझते हैं पहले द्वितीय क्रियाओं का मतलब क्या है। देखिए, हमारी प्रकृति में बहुत सारे संसाधन है, लोहा है, कोयला है, लेकिन अगर ये केवल इसी तरह से पड़े रहे तो आपके लिए किसी भी तरह का इनका उपयोग नहीं होगा। तो द्वितीय क्रियाओं में क्या किया जाता है कि जो संसाधन है उनके मूल्य को बढ़ा दिया जाता है या उनमें वैल्यू ऐड कर दी जाती है। जैसे जो लौह का अयस्क है, यानी कि वो अयस्क जिसमें लोहा भी पाया जाता है, तो जो लौह अयस्क है वो आपके लिए किसी यूज का नहीं है, पर एक फैक्ट्री के माध्यम से या जो पुरानी तकनीकें हैं उनके माध्यम से लौह अयस्क से लोहे को निकाल के अलग कर दिया जाता है। अब क्या होगा, इस लोहे से आप पुल बना लीजिए, बड़े बड़े ट्रेन की पटरियां बना लीजिए, मशीनें बना लीजिए, यानी लौह अयस्क की वैल्यू बढ़ गई, जिसको कहते हैं वैल्यू ऐड करना। तो कुल मिलाकर द्वितीय क्रियाएं क्या करती हैं, ये प्राकृतिक संसाधनों के मूल्य को बढ़ा देती हैं। देखिए, जहां कहीं भी द्वितीय आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं वहां पर आपको विनिर्माण होता हुआ दिखेगा। यानी द्वितीयक आर्थिक गतिविधियों का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण। अब देखिए, विनिर्माण का सामान्य अर्थ है हाथ से बनाना, यानी कि जो चीजें हाथ से बनाई जाती हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन। लेकिन आज के समय में विनिर्माण में मशीनों से बनने वाली चीजें, जैसे कार हो गई, पानी के जहाज हो गए, टेलीफोन हो गए, यहां तक कि रोबोट से बनने वाली चीजें, सारी चीजें आज विनिर्माण में शामिल हैं। तो एक व्यापक क्षेत्र हो गया और विनिर्माण का मोटा मोटा अर्थ हो गया वस्तुओं को बनाना। किसी भी तरह की जो वस्तुएं हैं, जब उन्हें बनाया जाएगा तो हम कहेंगे विनिर्माण गतिविधि हो रही है। अच्छा, उद्योग क्या होता है? एक दूसरी परिभाषा अगर देखें तो उद्योग एक निर्माण इकाई होती है, यानी जहां पर निर्माण किसी चीज का किया जा रहा है उसको उद्योग कहते हैं। इसकी अपनी एक भौगोलिक स्थिति होगी, यानी उद्योग है तो कहीं पर लगा होगा, और प्रबंध तंत्र होगा पूरा, यानी कि यहाँ पर अकाउंट्स का डिपार्टमेंट होगा, एमडी होगा, एडवर्टाइजमेंट वाले होंगे, तो इस तरह से पूरी एक संगठन होगा। ये हो गया उद्योग। और विनिर्माण उद्योग क्या होता है? देखिए, उद्योग में केवल निर्माण गतिविधि हो जरूरी नहीं है। जैसे पर्यटन उद्योग, तो पर्यटन उद्योग में कुछ निर्माण नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये एक उद्योग है। तो विनिर्माण उद्योग स्पेशली ऐसे उद्योग हो गए जिसमें कुछ चीजों का निर्माण किया जा रहा है। तो विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु के उत्पादन से है। हस्तशिल्प यानी हाथ से बनने वाली चीजों से लेकर लोहा और इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं सब विनिर्माण है। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि एक विनिर्माण उद्योग की सामान्य विशेषताएं क्या हैं, तो इसमें शक्ति का उपयोग होता है, चाहे बिजली का हो या किसी अन्य तरह की शक्ति का हो। एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन होता है। जैसे खिलौने बन रहे हैं तो खिलौने ही बन रहे हैं, मशीनें बन रही हैं तो मशीन ही बन रही हैं। और कारखाने में विशिष्ट तरह के श्रमिक होते हैं, यानी ऐसे श्रमिक होते हैं जो केवल उसी काम को करते हैं, जैसे इंजीनियर्स हो गए। देखिए, हमारे विश्व में बहुत तरह के देश हैं, कुछ विकसित हैं, कुछ विकासशील हैं और कुछ अभी भी पिछड़े हुए हैं। तो जो पिछड़े देश हैं वहां पर मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हिस्सा हाथों से हो रहा है, लेकिन जो विकसित देश हैं वहां पर मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत बड़े बड़े रोबोट्स कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे हो रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग आज के विश्व में काफी जटिल हो चुकी है। अच्छा, अगर हम लोग कहें कि जो मैन्युफैक्चरिंग है इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसमें कौन कौन सी ऐसी मुख्य चीजें हैं जो आपको दिखाई देती हैं, इनको एक एक करके देखेंगे। देखिए, एक तो है कौशल का विशिष्टीकरण, यानी कि जो एक स्किल है उसमें आपका स्पेशलाइजेशन हो जाता है। जैसे कि टाटा है, वो कार्स बनाती है, ट्रक्स बनाती है, तो यहां पर क्या है, टाटा का कार बनाने में, ट्रक बनाने में स्पेशलाइजेशन है, विशिष्टीकरण है। अब देखिए, दो तरह का कारखाना हो सकता है। एक तो जो यहां पर आपको कारखाना दिख रहा है जहां पर एक कुम्हार अपने बर्तन बना रहा है, तो यहां पर क्या होगा, छोटी सी यूनिट होगी, कुम्हार हाथ से बर्तन बनाएगा, जितने का ऑर्डर आएगा उतने ही बनाएगा, बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं होगा।
लेकिन एक आपको यहाँ दूसरा कारखाना भी दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, कई बार तो 24 घंटे काम होता है, या कह लीजिए बहुत लंबे समय तक काम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाई जाती हैं, यानी अधिकतम उत्पादन होता है और लगातार एक ही जैसा काम होता है। यहाँ तक कि यहाँ पर जो व्यक्ति है, मालूम हुआ वो 40 साल से 45 साल से एक ही काम कर रहा है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा अभ्यस्त हो जाता है। तो मैंने कहा यहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशन दिखेगा, यानी अगर कोई कंपनी कार बनाती है तो वो बेस्ट कार बनाना सीख लेती है धीरे धीरे लंबे समय तक यही काम करते हुए। फिर आ जाता है यंत्रीकरण, कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में आपको बड़े बड़े यंत्र काम करते दिखेंगे, आपको प्रौद्योगिकी और नवाचार दिखेगी, जैसे कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग की जो गतिविधि है, जैसे एक मशीन बनाई जा रही है तो इस मशीन को और बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके साथ ही कैसे जो यहाँ कारखाने से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका प्रबंधन कैसे किया जाए, रिसाइकलिंग कैसे की जाए। इन सारी चीज़ों पर जो मैन्युफैक्चरिंग का कारखाना है, जो विनिर्माण उद्योग है, उसमें लगातार काम चलता रहता है। फिर आ जाता है संगठनात्मक ढांचा। देखिए, किसी भी चीज का एक संगठन होता है। अगर आप एक स्कूल में हैं तो उसका एक संगठन है, प्रिंसिपल है, टीचर्स हैं। उसी तरह से एक जो उद्योग होता है उसका भी एक संगठन होता है। एक तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रौद्योगिकी वाले यंत्र मिल जाएंगे। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, तो बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वाली यहाँ पर आपको मशीनें वगैरह मिलेंगी। दूसरी चीज है, यहाँ पर विशिष्टीकरण दिखाई देगा, स्पेशलाइजेशन दिखाई देगा। जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने काम को बहुत अच्छे से जानते होंगे कैसे करना है, और यहाँ पर यह भी कोशिश होगी कि कम से कम पैसा लगा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए, तभी तो फायदा होगा। तो इसलिए कम से कम पैसा लगा के कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, इस पे हमेशा विचार होता रहेगा। इस तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग के काम है इसमें पैसा बहुत लगेगा, जो पूंजी है वो बहुत लगेगी, संगठन बहुत बड़ा होगा, यानी कि बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे। कोई एडवर्टाइजमेंट का प्रमुख होगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख होगा, तो कोई रिसाइकलिंग का प्रमुख होगा, यानी बहुत बड़ा संगठन होगा। और यहाँ पे कुछ अधिकारी भी होंगे। ये जैसे कि कंपनी में सीईओ होता है जो सारे डिसीजन लेता है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, तो एक बड़ा अधिकारी तंत्र होगा। यानी कि जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसकी अगली विशेषता हो गई कि इसका एक संगठन होता है, एक संगठन का ढांचा होता है। फिर देखिए, अगला फैक्टर है कच्चे माल का स्रोत कितने पास में है। इसके ऊपर वेबर का एक पूरा मॉडल है। देखिए, बेसिकली क्या होता है, इमेजिन करिए कि एक मटेरियल है जिसका नाम ABC है। ये 20 kg मैं आपको देता हूँ, और आप इसको अपनी इंडस्ट्री में जब प्रोसेस करते हैं तो 2 किलो का प्रोडक्ट आपका तैयार होता है। एक M प्रोडक्ट आपने बनाया जो केवल 2 किलो का है, यानी 20 किलो मटेरियल से केवल 2 किलो का प्रोडक्ट बना। अब अगर मान लीजिए ये 20 किलो का जो मटेरियल है ये आपको ले जाना पड़े 1000 किलोमीटर, तो आपका बहुत नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि 20 किलो चीज आप ढो करके ले जाते हैं और वहां पर जाके 1000 किलोमीटर दूर जाके केवल 2 किलोमीटर का मटेरियल 2 kg का केवल आप मटेरियल बना पा रहे हैं, प्रोडक्ट बना पा रहे हैं। तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा आप इसी जगह पे जहां पर ये मटेरियल मैं आपको दे रहा हूं, इसी जगह पे आप अपना फाइनल प्रोडक्ट बना लें। तो ये जो आपका ढोने का खर्चा है ये बच जाएगा। इसी चीज को यहाँ पर लागू कर दीजिए। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, जब उनके सामने कोई ऐसा मटेरियल होता है जिसमें से बहुत सारा वजन खत्म हो जाने वाला है, यानी बहुत सारा वेस्ट निकल जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट का वजन काफी कम होगा, तो इंडस्ट्री डिसाइड करती है जहां पर ये मिल रहा है, जहां पर इसका रॉ मटेरियल कच्चा माल मिल रहा है, वहीं पर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण का काम करेंगे। तो उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता और सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। भारी वजन, सस्ते मूल्य और वजन घटने वाले, जो मैंने आपको बताया कि वजन घट जाता है, इसके ऊपर जो आधारित उद्योग हैं वो कच्चे माल के स्रोत स्थल के पास में ही लगते हैं, जिससे कि जो वजन कम होने वाला है उसको जहां पर मटेरियल है वहीं पर कम कर दिया जाए, ढोने का खर्चा बचे। इसके उदाहरण होगा इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग। इसके साथ ही देखिए जो कृषि प्रसंस्करण का काम होता है, यानी जैसे टमाटो से टमाटो सॉस बना लेना,
या जो डेयरी उत्पादन का, डेयरी वाले प्रोडक्ट बनाने का काम होता है, तो ये उद्योग भी आपको ऐसी जगह पे दिखेंगे जहां रॉ मटेरियल अवेलेबल है। यानी कि मान लीजिए एक आइसक्रीम बनाने की कंपनी है, तो वो आइसक्रीम ऐसी जगह पे बनाएगी जहां पर दूध वगैरह आसानी से सप्लाई हो जाए, क्योंकि दूध वगैरह जल्दी खराब होने वाली चीज़ है। बहुत दूर से मंगाएगी तो इसको सही बनाए रखने में ही बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है ऐसी जगह पे बनाए जहां पर दूध आसानी से अवेलेबल है। तो ये हो गया कच्चे माल के स्रोत के पास क्यों लगते हैं मैन्युफैक्चरिंग के कारखाने। अब आ जाती है श्रम आपूर्ति। अब अगर आप कुछ भी बना रहे हैं तो आपको लेबर तो चाहिए होगा, काम करने वाले चाहिए होंगे। तो जहां पर अच्छे स्किल्ड श्रमिक अवेलेबल होते हैं और प्लस सस्ते दामों पे, पहली बात तो श्रमिक होना चाहिए, दूसरी बात है उसको काम करना आना चाहिए, और तीसरी बात है बहुत ज्यादा पैसे ना मांगे। ऐसी जगहों पर आपको उद्योग बहुत ज्यादा दिखेंगे। उदाहरण है चीन। चीन में बहुत ज़्यादा उद्योगों का विकास हुआ मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि वहाँ पर श्रम बहुत सस्ता था, जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। इसके साथ ही शक्ति के साधन। देखिए, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपको ऊर्जा की तो ज़रूरत होगी ही। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आसानी से अवेलेबल है, अगर कोयला चाहिए इंडस्ट्री को तो जहाँ पर कोयला आसानी से अवेलेबल है वहाँ पर ही इंडस्ट्री लगेगी। तो कई बार आपको, जैसे एल्यूमिनियम उद्योग हो गया, अब इसको बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में क्या होता है, आपको क्यों ऐसा है विश्व में कि कुछ ही जगहों पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री दिखाई देती हैं। अब मान लीजिए ऐसी इंडस्ट्री जिसको बिजली की ज़रूरत है, तो जहाँ पर बिजली बहुत पर्याप्त मात्रा में है वहाँ पर ढेर सारी इंडस्ट्री दिखेंगी। फिर देखिए अगला फैक्टर जो इंडस्ट्रीज़ को अपनी ओर आकर्षित करता है, परिवहन और संचार की सुविधा। आपकी एक इंडस्ट्री है, सबसे पहले आपको कच्चा माल चाहिए होगा, कई सारी जगहों से आएगा, अलग अलग जगह से। इसको आप जब बनाएंगे तो इसके लिए आपके जो श्रमिक वगैरह हैं वो भी अलग अलग जगहों से आएंगे ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, और जो सामान है इसको भी आपको बाकी के देश में और बल्कि दूसरे देशों में यानी पूरे विश्व में भेजना होगा। तो अगर परिवहन अच्छा होगा तो ये सारी चीजें सस्ते में हो जाएंगी, तेजी से होंगी, और उद्योग में टाइम का मतलब होता है पैसा। अगर आप तेजी से चीजों की सप्लाई कर पाएंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो जहां पर परिवहन सुविधाएं अच्छी हैं वहां पर आपको बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगी हुई दिखाई देंगी। उदाहरण के लिए पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण इन क्षेत्रों में उद्योगों का संकेंद्रण हुआ है। यानी पश्चिमी यूरोप है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग हैं, यहाँ पे परिवहन तंत्र बहुत अच्छा है, इसीलिए उद्योग यहाँ पर इतने ज़्यादा दिखते हैं। इसके साथ ही देखिए जो संचार है, यानी कि जो सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए संचार सुविधा होती है वो भी इम्पोर्टेंट होती है। अब किसी जगह पे मान लीजिए वाईफाई नहीं अवेलेबल है, इंटरनेट नहीं अवेलेबल है, तो वहां पर उद्योग कैसे काम कर पाएगा? तो वहां पर भी उद्योग नहीं जाएगा। जहां संचार की बेहतर सुविधाएं हैं वहां पर उद्योग काम करेगा। देखिए, हम लोगों ने कुछ ऐसे कारणों को देखा जिसकी वजह से उद्योग किसी निश्चित क्षेत्र में चले जाते हैं। जैसे कहीं पे कच्चा माल है तो सारे इस तरह के उद्योग यहीं पर चले गए, कहीं पे परिवहन तंत्र अच्छा है तो सारे उद्योग वहां पर चले गए। अब इससे समस्या क्या आएगी? कुछ क्षेत्रों में तो बहुत ज़्यादा उद्योग हैं, बहुत रोजगार है, बहुत समृद्धि है, लेकिन प्रदूषण वगैरह भी बहुत ज़्यादा है। फिर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कोई रोजगार नहीं है, किसी तरह का कोई समृद्धि नहीं है, तो ऐसे में प्रादेशिक असंतुलन की समस्या आती है। यानी कि प्रदेश का एक भाग बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया और बाकी के भाग पिछड़े रह गए। इस समस्या से बचने के लिए सरकार अपनी नीति बनाती है। नीति कैसी बनाती है कि अब मान लीजिए यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, सरकार ने टाटा है या रिलायंस है, इन सभी इंडस्ट्री से कहा कि आप यहाँ पर अगर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जहाँ भी नहीं हो रही है तो इसके लिए हम आपको टैक्स में छूट देंगे, और भी कुछ सुविधाएं बताएं कि ये आपको सब्सिडी मिल जाएगी। अब देखिए इंडस्ट्री क्या सोचती है, क्योंकि यहाँ पर हमको इंडस्ट्री लगाने में लाभ होगा, जो मालिक है वो सोचता है, तो इसलिए वो यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगी। और ऐसे में क्या होगा, जो प्रादेशिक असंतुलन की समस्या थी वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा सरकार की जो नीति है वो भी इंडस्ट्री की लोकेशन को प्रभावित करती है।
इसके बाद एक शब्द आता है समूहन अर्थव्यवस्था। देखिए क्या है कि जो कई बार एक क्षेत्र में एक बड़ी इंडस्ट्री लग जाती है और ये जो बड़ी इंडस्ट्री है इसकी वजह से कई सारी छोटी छोटी इंडस्ट्री भी आ जाती हैं। जैसे ये बड़ी इंडस्ट्री है, मान लीजिए ये इसी तरह के ट्रक बनाती है, तो इसको अब जो है शीशे की ज़रूरत होगी, कांच वगैरह की, इसके साथ ही इसको मेटल की ज़रूरत होगी, टायर्स की ज़रूरत होगी, रबर की ज़रूरत होगी, छोटे छोटे और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो ऐसे में क्या है, इस बड़ी इंडस्ट्री की वजह से इसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सी छोटी छोटी इंडस्ट्री आ जाएंगी और इससे क्या होता है, इसको कहते हैं समूहन, यानी कि एग्लोमरेशन, या कह लीजिए कि एक ग्रुप बन जाना इंडस्ट्री का, एक समूह बन जाना इंडस्ट्री का। तो ऐसे में जो एक बड़ी इंडस्ट्री है उसकी वजह से भी एक क्षेत्र में कई बार बाकी की जो इंडस्ट्रीज हैं वो आकर्षित होती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने कई सारे कारणों को देखा जिसकी वजह से विश्व के कुछ क्षेत्रों में आपको बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगी हुई दिखाई देती हैं। अब देखिए कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जो बड़ी अलग तरीके की हैं। इसको कहते हैं स्वच्छंद उद्योग, यानी कि ये कहीं पर भी लगाए जा सकते हैं। इनकी लोकेशन, अभी तक हम लोगों ने कुछ कारण देखे जिसकी वजह से इंडस्ट्री किसी एक ही एरिया में लगती है, पर यह स्वच्छंद उद्योग क्या है, ये कहीं पे भी लगाए जा सकते हैं। जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का उद्योग हो गया, डायमंड कटिंग का उद्योग हो गया, ये इसको लगाने में रॉ मटेरियल जैसी जो समस्याएं हैं वो आपके सामने नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? ये किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है उनके ऊपर निर्भर नहीं करते, यानी कि इन उद्योगों में कोई भी ऐसा कच्चा माल यूज नहीं होता है जिसके भार में बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। और इनके लिए जो पुर्जे चाहिए, जो चीज़ें चाहिए हैं इस उद्योग के लिए, वो हर जगह अवेलेबल रहती हैं, यानी कि किसी विशेष जगह पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपको एक मोबाइल फ़ोन बनाना है और इसके लिए जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, यानी कि जो अलग अलग पार्ट्स चाहिए, वो आपको दिल्ली में भी मिल जाएंगे, बेंगलोर में भी मिल जाएंगे, पुणे में भी मिल जाएंगे। तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक ही जगह पर इंडस्ट्री को लगाएं, आप जहां पर आपको सही लगेगा वहां पे लगा सकते हैं। तो इस तरह के जो उद्योग हैं इसको स्वच्छंद उद्योग कहते हैं और इनकी स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है कि सड़कों का जाल कैसा है, यानी कि कितनी आसानी से इन स्थानों पे पहुंचा जा सकता है, कितनी ज़्यादा जगहों से ये स्थान जुड़ा हुआ है। जो ज़्यादा से ज़्यादा जगहों से जुड़ा होगा वहां पर आपको ये स्वच्छंद उद्योग दिखाई दे जाएंगे। और जो पीछे हम लोगों ने कई सारे कारण देखे, वो कारण इन स्वच्छंद उद्योगों पर या इस तरह की इंडस्ट्री पे अप्लाई नहीं होते हैं। तो देखिए हम लोगों ने वो सारे फैक्टर देख लिए जो उद्योग की स्थिति को प्रभावित करते हैं। अब हम लोग देखेंगे ये जो मैन्युफैक्चरिंग के उद्योग होते हैं इनके प्रकार क्या हैं। यहाँ पर ओवरव्यू देखेंगे और उसके बाद एक एक तरह का जो प्रकार है सबको डिस्कस भी करेंगे। तो आकार के आधार पे आप इनको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कुटीर या घरेलू उद्योग, फिर छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। अच्छा, अगर आप आकार के आधार पे ना विभाजित करना चाहें तो कच्चे माल के आधार पे कर सकते हैं। जैसे कि कुछ उद्योग होंगे जो कृषि पे आधारित होंगे, कुछ होंगे जो खनिज पे आधारित होंगे। अच्छा, खनिज भी दो तरह के होते हैं, कुछ होंगे जो धात्विक खनिजों पे आधारित उद्योग होंगे और सीमेंट है, चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, ये ऐसे उद्योग हैं जो अधात्विक खनिज पे आधारित हैं। और धात्विक खनिज भी दो तरह के होते हैं, एक लोहा वाला यानी लौह इस्पात आधारित उद्योग, और फिर अलौह जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो भी आपको दिखेंगी। अच्छा, कृषि आधारित देखा, खनिज आधारित हो सकता है, तो फिर रसायन आधारित उद्योग भी हो सकता है, यानी जिसमें रसायन की जरूरत होती है। वनों पे आधारित हो सकता है, जैसे फर्नीचर वगैरह का काम लकड़ी से जो बनता है। और पशु आधारित भी हो सकता है, जैसे कि आप चमड़े के बैग वगैरह बना रहे हैं तो पशु आधारित उद्योग। फिर देखिए कच्चे माल के आधार पर विभाजित किया। अगर उत्पाद के आधार पर विभाजित करें तो दो तरह के होते हैं, एक मूलभूत उद्योग जैसे कि लौह इस्पात हो गया, और दूसरा उपभोक्ता सामान उद्योग। तो ये उत्पाद के आधार पे, यानी किस तरह का उत्पाद आप बना रहे हैं इसके आधार पे। और फिर उपभोक्ता सामान में बहुत सारी चीजें हो गई, बिस्कुट, वस्त्र, इस तरह को के चीजें बनाने वाले उद्योग। और फिर देखिए स्वामित्व के आधार पे भी आप डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि किसका अधिकार है उद्योग पे। सरकार का उद्योग हो सकता है जैसे कोल इंडिया,
निजी क्षेत्र का उद्योग हो सकता है, जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, और संयुक्त यानी ट्रिपल पी मोड में भी हो सकता है, जहां पर सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। अब हम लोग हर तरह के उद्योग को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आकार के आधार पर उद्योगों को देखेंगे। तो देखिए, आकार के आधार पर जब उद्योग की बात कर रहे हैं तो इसमें डिपेंड करता है कितना पैसा लगा है उद्योग में, कितने लोग काम कर रहे हैं, इस और भारत में इसकी बाकायदा डेफिनीशन है, एमएसएमई क्या होगा, तो उसको हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन इसकी डेफिनीशन भारत में बाकायदा दी गई है कि किसको कुटीर उद्योग कहेंगे, किसको लघु उद्योग कहेंगे। देखिए, कुटीर उद्योग क्या है? कुटीर उद्योग बहुत ही छोटा उद्योग होता है जिसमें हाथों से आपको चीजें बनती हुई दिखाई देंगी, जैसे कि यहाँ पे बर्तन बन रहे हैं या यहाँ पर चमड़े का काम हो रहा है। ये सबसे छोटी इकाई होती है निर्माण की, और इसमें शिल्पकार जो स्थानीय कच्चा माल है, यानी कि जो पास में ही कच्चा माल मिल जाता है, उसका यूज करता है, और बहुत ही साधारण औजार का यूज करता है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर यहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, और जो चीज बनाई गई है या तो वो खुद के यूज के लिए बनाई जाती है या आसपास के छोटे छोटे जो बाजार हैं उसमें बेच दी जाती है। कई बार क्या होता है, आपने एक चीज बनाई, सामने वाले ने दूसरी चीज बनाई, और वो आपस में एक्सचेंज कर ली जाती है। देखिए, ना इसमें बहुत ज्यादा पैसा चाहिए है, ना बहुत ज्यादा दूर इसको भेजना है सामान को, तो इसमें पूंजी और परिवहन का प्रभाव नहीं पड़ता इस उद्योग के ऊपर। इसके अगर कुछ उदाहरण देखें तो जैसे खाद्य पदार्थ है, कपड़ा है, चटाइयाँ हैं, बर्तन हैं, औजार हैं, फर्नीचर है, ये सारे आपके कुटीर उद्योग हो गए। फिर आ जाते हैं आकार के आधार पर छोटे पैमाने के उद्योग। देखिए, इसमें मुख्य चीज क्या है जो कुटीर उद्योग से अलग है? इनकी उत्पादन की तकनीक और निर्माण स्थल। कुटीर उद्योग घर के अंदर ही दिखेगा, लेकिन जो आपका ये छोटे पैमाने का उद्योग होगा ये आपको घर के बाहर दिखाई देगा, और इसकी जो उत्पादन की तकनीक है वो भी अलग होगी। इसमें देखिए, स्थानीय कच्चे माल का यहाँ पर भी आपको उपयोग होता दिखेगा, यानी जो कच्चा माल है आसपास के क्षेत्रों से लिया जाएगा, और जो काम करने वाले लोग होंगे वो अर्ध कुशल श्रमिक होंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं, ऐसा नहीं है कि 4 साल की डिग्री लेके आए हैं, लेकिन ठीक ठाक काम आता है, अर्ध कुशल श्रमिक होंगे, और शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग होगा। कुटीर उद्योग में क्या देख रहे थे कि हाथ से चीज़ों को बनाया जा रहा था, यहाँ पर ऐसी मशीन्स का यूज होगा जो शक्ति, यानी जैसे यहां पर बिजली से चलने वाली ड्रिल मशीन का यूज हो रहा है, इस तरह की चीजों का यूज होगा। फिर आते हैं बड़े पैमाने के उद्योग। यहाँ पर देखिए क्या है, बहुत बड़े पैमाने के उद्योग के लिए विशाल बाजार, बहुत अलग अलग तरह का कच्चा माल, शक्ति के साधन भी चाहिए होंगे, कुशल श्रमिक चाहिए होंगे, इंजीनियर होते हैं जैसे, और विकसित प्रौद्योगिकी चाहिए होगी। ये बड़े पैमाने पे उत्पादन करेंगे, यानी बहुत बड़ी मात्रा में, जैसे आपकी रिफाइनरी वगैरह होती हैं, तो बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करेंगे और बहुत ज़्यादा इसमें पैसे की ज़रूरत होगी। अच्छा देखिए, जो बड़े पैमाने के उद्योग हैं, पहले क्योंकि हर देश के पास इतना पैसा नहीं था, तो केवल ब्रिटेन है, अमेरिका है, यहाँ तक सीमित थे, लेकिन आज विश्व के हर कोने में लगभग बड़े उद्योग लगने लगे। अब देखिए, जब विनिर्माण उद्योग है तो कुछ कच्चे माल की भी ज़रूरत होगी। तो अब हम लोग देखेंगे कच्चे माल पर आधारित जो अलग अलग उद्योग हैं, या हम कह लीजिए कि हम लोग विनिर्माण उद्योग को कच्चे माल के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं कृषि आधारित उद्योग। जाहिर सी बात है, जो कृषि उत्पाद से चलने वाले उद्योग हैं, जैसे कि भोजन तैयार करने वाले उद्योग, शक्कर है, अचार है, फलों का रस है, पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले, इस तरह की जो चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इस तरह के उद्योगों को कृषि आधारित उद्योग कहेंगे। कॉटन पे आधारित जो उद्योग हैं, यानी कि कपास वगैरह पे जो आधारित उद्योग हैं, वो भी कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। फिर खनिज आधारित उद्योग। देखिए, ऐसे बहुत से उद्योग हैं जिसमें खनिज पदार्थों की ज़रूरत होती है, जैसे सीमेंट का उद्योग हो गया। अच्छा, मिट्टी का बर्तन जो बनता है उसके लिए भी आपको मिट्टी की ज़रूरत होती है, तो ये भी खनिज पदार्थ पे आधारित उद्योग हो गया। इसके साथ ही एल्यूमिनियम है, तांबा है, जवाहरात का उद्योग है, यानी कि जो आभूषण का उद्योग है, ये सब खनिज पदार्थों पे आधारित है। जैसे कि आभूषण का उद्योग सोने चांदी पे आधारित है।
इसी तरह से जो रसायनों पे आधारित उद्योग होंगे उसे रसायन आधारित कहेंगे। जैसे पेट्रो रसायन उद्योग में खनिज तेल का उपयोग होता है, इसके साथ ही नमक है, गंधक रेशे बनाने का उद्योग है, प्लास्टिक निर्माण उद्योग है, ये सब रसायन आधारित उद्योग हो गए। फिर वनों पे आधारित उद्योग, जैसे कि जहाँ पर बांस की ज़रूरत होती है, या फर्नीचर उद्योग हो गया जो लकड़ी पे आधारित है, कागज का उद्योग हो गया, ये सारे वनों पे आधारित उद्योग हैं। फिर पशु आधारित उद्योग, जैसे जहाँ पर आपको चमड़ा चाहिए, ऊनी वस्त्र का उद्योग है, ये सारे आपके पशु आधारित उद्योग के उदाहरण हो गए। तो हम लोगों ने रॉ मटेरियल के आधार पर उद्योगों का विभाजन देख लिया। अब देखिए, अगर उद्योग लगा है तो कुछ उत्पादन हो रहा है, कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, तो इस प्रोडक्ट के आधार पर हम लोग उद्योग को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक आधारभूत उद्योग और दूसरा उपभोक्ता वस्तु उद्योग। देखिए, नाम से ही क्लियर है, आधारभूत उद्योग में क्या है कि ऐसी चीजें बन रही हैं जिसको डायरेक्ट कंज्यूमर, डायरेक्ट उपभोक्ता नहीं यूज करेगा, बल्कि इंडस्ट्रीज ही यूज करेंगी। जैसे यहाँ पर आपके सामने पायराइट है। अब मान लीजिए पायराइट से लोहा निकाला जाएगा और इस आयरन का यूज कौन करेगा? हम और आप नहीं करेंगे, डायरेक्ट इंडस्ट्रीज इसका यूज करेंगी। इससे मान लीजिए ये सिलाई मशीन इंडस्ट्री ने बनाई, तो ये जो सिलाई मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री है वो कौन सी है? उपभोक्ता वस्तु उद्योग से संबंधित उद्योग है। क्यों? क्योंकि इसका यूज हम लोग करेंगे, ये उपभोक्ता के यूज में आने वाली है, तो इसको कहेंगे उपभोक्ता वस्तु उद्योग। और आधारभूत उद्योग कौन सा हो गया? जो इस मशीन के लिए लोहा बना रही है, वो इंडस्ट्री कौन सी हो गई? आधारभूत उद्योग हो गई। तो अगर उपभोक्ता वस्तु उद्योग की बात करें तो चाय, साबुन, लिखने के लिए कागज, ये सारी चीजें जो इंडस्ट्री बना रही है वो उपभोक्ता वस्तु उद्योग से संबंधित है। अब देखिए, स्वामित्व के आधार पे, यानी कि किसका शासन है या किसका अधिकार है उद्योग के ऊपर, इस आधार पे भी हम लोग उद्योग को डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, कुछ कंपनीज होती हैं कोल इंडिया जैसी, जो सरकार के पास होती हैं, जो सरकार जिन्हें चलाती है, सरकारी अधिकारी काम करते हैं, तो ये सार्वजनिक उद्योग हो गया। फिर निजी उद्योग जैसे टाटा, रिलायंस, जहाँ पे पूरा का पूरा जो उद्योग का काम धंधा है वो निजी लोग देखते हैं, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। तीसरा हो गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जैसे मेट्रो वगैरह के काम हुए हैं हमारे देश में। इसमें क्या होता है कि काम, देखिए, एक प्राइवेट कंपनी है, वो काम बहुत अच्छा करना चाहती है, तो सरकार कहती है आप हमारे साथ आइए, हम और आप मिल करके इस काम को करेंगे और इसमें जो लाभ होगा उसमें हम लोग हिस्सेदारी कर लेंगे। तो इसको कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। अब देखिए, हम लोग क्लास के अंतिम भाग में आ गए हैं, जहां पर बात करेंगे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की। इन उद्योगों की विशेषता है बहुत ज़्यादा इनमें टेक्नोलॉजी हाई फाई होती है और लगातार अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते रहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा कि टेक्नोलॉजी को और बेटर कैसे बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च होगी। अब जब रिसर्च वगैरह पे ज़्यादा फोकस है तो कैसे लोग इस उद्योग में ज़्यादा होंगे? जो बहुत हाईली एजुकेटेड लोग होंगे, जो बहुत ही स्किल्ड लोग हैं, जिनको वाइट कॉलर पीपल कहते हैं, वो ज़्यादा होंगे। और जो श्रमिक वर्ग होता है, जो लेबर क्लास होता है, वो कम होगा। आमतौर पे विनिर्माण उद्योग में श्रमिक बहुत होते थे, लेकिन ये जो हमारे नए पीढ़ी के उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग हैं, इसमें श्रमिक कम होते हैं। अच्छा, ये जो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग हैं कई बार किसी एक ही प्रदेश में, किसी एक ही क्षेत्र में होते हैं, यानी कि ये सारे के सारे जो बहुत हाई टेक्नोलॉजी वाले उद्योग हैं आपको एक ही क्षेत्र में केंद्रित दिखेंगे। और इनकी विशेषता क्या होगी? ये आत्मनिर्भर होते हैं और इनकी उच्च विशिष्टता होती है, मतलब जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से इनको करना आता है, इनका स्पेशलाइजेशन बहुत होता है। इस तरह के उद्योगों को प्रौद्योगिकी ध्रुव उद्योग कहते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी सेंटर उद्योग। तो इन उद्योगों की मैंने आपको एक विशेषता बताई, एक ही प्रदेश में मिलेंगे अब और अपने काम को बहुत अच्छे से करना जानते हैं। उदाहरण क्या है? सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन घाटी और सिएटल के समीप सिलिकॉन वैली, ये प्रौद्योगिकी ध्रुव के अच्छे उदाहरण हैं। अब देखिए, आज की क्लास में हम लोगों ने जो द्वितीय क्षेत्र है इसको भी पूरी तरह से समझा। इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्री आती हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, क्यों वो एक विशेष जगह पर लगाई जाती हैं, सारी चीज़ों को समझ लिया।
आने वाली अगली क्लास में अगले चैप्टर में जो तृतीय क्रियाएं हैं अर्थव्यवस्था की, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।